हम करते हैं हार की जीत। क्लास 6। इसमें बेटा फर्स्ट पर्सन पूछ रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उत्तर के सामने तारक चिन्ह बनाएं। तो क्वेश्चन आपका दे रखा है इसमें कि भाई सुल्तान के छिन जाने का बाबा भारती पर क्या प्रभाव हुआ। तो क्या प्रभाव हुआ था, वो असावधान हो गए थे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मनचाही वस्तु थी वो अब उनके पास से जा चुकी थी। नेक्स्ट कहता है बेटा सेकंड क्वेश्चन, बाबा भारती भी मनुष्य ही थे, इस कथन के समर्थन में लेखक ने कौन सा तर्क दिया है। तो मनुष्य क्या होता है कि भाई उसके पास जब कोई यूनिक चीज़ होती है जो आसपास के लोगों के पास होती ही नहीं, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, घमंड हो जाता है। तो बाबा भारती ने डाकू को घमंड से घोड़ा दिखाया था। ठीक है, तो इसके अंदर ऑप्शन हमारा आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट कहता है, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। इनका रीजन बताना है हमने। तो फर्स्ट जैसे हमने बताया था कि भाई वो असावधान हो गए थे। तो क्यों हो गए थे, क्योंकि उनका घोड़ा अब जा चुका था उनके पास से, उन्होंने अपने घोड़े को खो दिया था। तो अब उनका चोरी का भय खत्म हो गया था। प्रशंसा चाहना एक सामान्य मानवीय भावना है कि भाई हर मनुष्य अपनी प्रशंसा एक दूसरे के मुख से सुनना चाहता है। तो जो यह दर्शाता है कि बाबा भारती भी सामान्य मनुष्यों की तरह भावनाओं से युक्त थे कि भाई उनके अंदर भी अपने चीज़ के प्रति क्या थी कि भाई वो अपनी चीज़ यानी कि ऐसी यूनिक चीज़ उसके पास होती है तो उसको भी गर्व महसूस होता है। नेक्स्ट कहता है थर्ड शीर्षक, आपने जो कहानी पढ़ी है इसका नाम सुदर्शन ने हार की जीत रखा है। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि उन्होंने इस कहानी को यह नाम क्यों दिया होगा। तो उत्तर भी लिखना है, कारण भी लिखना है। तो जो कहानी हमने पढ़ी है उसका ये शीर्षक क्यों रखा गया है। तो बेटा क्यों रखा गया है, क्योंकि ये एक तो मनुष्य के जो मन की दशा है उसको वर्णित करती है। नेक्स्ट बेटा वो क्या है, जो डाकू खड़क सिंह था उसको वो एक उसके दुर्गुणों से उसको पीछे हटा देता है। नेक्स्ट के भी उसकी आध्यात्मिक जीत में बदल गई थी भौतिक हार, क्योंकि भौतिक हार होता है बेटा वस्तुओं को खोना। बाबा भारती ने अपने घोड़े को खो दिया था तो वो हार गया था। ठीक है, लेकिन उसने फिर आध्यात्मिक ज्ञान दिया कि भाई आप इस घटना के बारे में किसी को मत बताइए। तो डाकू खड़क सिंह के मन में लालसा जगी कि भी क्यों नहीं बताना। तो उसने फिर बताया कि भी गरीबों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो वो उसकी आध्यात्मिक जीत में बदल गई थी और इसी बात से उसकी जीत हो गई थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे इसके अंदर आते हैं। फिर कहता है, यदि आपको इस कहानी को कोई अन्य नाम देना हो तो क्या नाम देंगे। आपने यह क्यों सोचा, यह भी बताइए। ठीक है, तो दूसरा नामकरण हम क्या कर सकते हैं, डाकू का हृदय परिवर्तन। क्यों, क्योंकि बेटा उसका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया था, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि भी ये घटना किसी को मत बताना, तो फिर उसने उसके पीछे का कारण जानना चाहा। तो उसने बताया कि भी गरीबों पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। तो तभी जो डाकू खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया था और पुनः उन्होंने बाबा भारती के घोड़े को उसके अस्तबल में पहुंचा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट नाम हम इसको दे सकते हैं बेटा परिवर्तन का चमत्कार या करुणा की शक्ति। कि अभी ये जो खड़क सिंह था वो डाकू था तो उसके चरित्र में बदलाव आ गया था, उसके अंदर करुणा की भावना जाग गई थी। फिर कहता है, बाबा भारती ने खड़क सिंह से कौन सा वचन दिया था कि भाई वो इस घटना के बारे में किसी को ना बताए। नेक्स्ट कहता है बेटा पंक्तियां हैं, चर्चा कीजिए। कहानी में चुनकर कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया, अपने विचार लिखिए। पंक्तियां फर्स्ट हैं, भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। तो बेटा जो बाबा भारती थे तो वो क्या करते थे, उनके दिन की शुरुआत भगवत भजन से होती थी। उसके बाद वो अपने घोड़े की देखरेख में लग जाता था। तो ज़्यादातर उनका जो समय था वो घोड़े की देखरेख में बीतता था और पूजा पाठ में बीतता था। तो ये इसके अंदर बताया गया है। नेक्स्ट पंक्ति कहता है, बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। तो इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है लेखक, तो बेटा वो ये कहता है कि भी दोनों
ये पात्रों की मनोदशा को दर्शाते हैं। बाबा भारती को अपने घोड़े पर क्या था, गर्व था, घमंड था, और जबकि जो खड़क सिंह था वो घोड़े की सुंदरता पर आकर्षित था। ठीक है, तो उसके मन में आश्चर्य था, हैरानी थी कि भाई बाबा भारती के पास इतना अच्छा घोड़ा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट कहता है वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार जमाता था। तो बेटा जो डाकू खड़क सिंह था वो क्या था, व्यवहार से उसके चरित्र की मूल प्रवृत्ति थी अपनी इच्छाओं को पूरा करना। तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको भले ही अच्छे कार्य करने पड़े, बुरे कार्य करने पड़े, तो वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखता था। उसको सिर्फ ये था जो उसके मन में इच्छा जगगी तो वो उसने पूर्ण करनी थी। नेक्स्ट कहता है बेटा बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी और ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई को देखता है। तो क्यों देखा ऐसी नज़रों से, क्योंकि जो बाबा भारती थे बेटा वो उनके दुख को भी व्यक्त करता है। क्योंकि एक मात्र घोड़ा ही था जो उनको अच्छा लगता था, तो वो भी अब उनके पास से जा चुका था, तो उनको दुख भी हो रहा था वैसे तो, लेकिन वो खड़क सिंह को रोक भी नहीं सकते थे, तो इसीलिए वो अपने घोड़े को खोने का अंदर ही अंदर पीड़ा महसूस कर रहे थे, दुख महसूस कर रहे थे। नेक्स्ट कहता है उनके पांव अस्तबल की ओर मुड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। तो क्या कहता है कि भी जब उनका घोड़ा डाकू खड़क सिंह ले गए थे, तो बेटा जब वो वापस अपने मंदिर में पहुंचे तो सुबह जैसे ही हर रोज़ दिनचर्या की तरह वो उठे, तो उन्होंने क्या था कि भी उनकी आदत थी कि भी वो सुबह अपने घोड़े को देखने के लिए जाते थे, लेकिन अब वो घोड़े को देखने के लिए जा रहे थे तो उनको याद आता कि भी घोड़ा तो है ही नहीं, तो उनको अपनी भूल महसूस होती है। नेक्स्ट कहता है सोच विचार के लिए कहानी को एक बार फिर से पढ़िए और निम्नलिखित पंक्तियों के विषय में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। क्या कहता है बेटा दोनों के आंसुओं का उस भूमि पर परस्पर मेल हो गया। पंक्ति है, अब यह कहता है किस किस के आंसुओं का मेल हो गया था, तो बेटा बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह के। ठीक है, क्योंकि बाबा भारती के आंसू भी उसी ज़मीन पर गिरे थे वहीं, और खड़क सिंह जब वो उनके घोड़े को अस्तबल में बांध कर जा रहा था तो उनके भी आंसू वहीं पर गिरे थे जो कि पश्चाताप के थे। नेक्स्ट कहता है दोनों के आंसुओं में क्या अंतर था, तो बेटा दोनों के आंसुओं में ये था कि भी बाबा भारती के तो खुशी के आंसू थे, क्योंकि उनका घोड़ा आ गया था, और डाकू खड़क सिंह के पश्चाताप के आंसू थे, दुख के थे कि भाई वहाँ उन्होंने अपने आप पर घिन हो रही थी कि भाई मैंने ऐसा कार्य क्यों किया। नेक्स्ट कहता है कहानी पढ़कर आप बाबा भारती के जीवन के विषय में बहुत कुछ जान चुके हैं। अब आप कहानी के आधार पर बाबा भारती की दिनचर्या लिखनी है कि अभी वो सुबह उठने से लेकर शाम रात सोने तक क्या क्या काम करते थे। तो बेटा सुबह तो क्या है, वो उठकर भगवत भजन करते थे, जल्दी उठकर स्नान करते थे, फिर भगवत भजन करते थे, घोड़े की देखभाल करते थे, उसके प्रखुर हरा करते थे, दोपहर को वो विश्राम करते थे, तो शाम को घोड़े पर 8-10 किलोमीटर की यात्रा करते थे, और फिर रात में क्या काम करते थे, भोजन करते थे, अध्ययन करते थे। ठीक है, उसके बाद कहता है बेटा अब आप अपनी दिनचर्या भी लिखिए, या आपने खुद लिखनी है। क्योंकि आपकी दिनचर्या हम नहीं बता सकते, या आपने खुद लिखनी है। जैसे बाबा भारती की पूरे दिन की है तो आप पूरे दिन में क्या काम करते हैं या आपने खुद लिखना है। नेक्स्ट कहता है इस कहानी की कौन सी बातें आपको पसंद आई। तो बेटा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा नहीं लिखनी, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बातें हम लिख सकते हैं। तो फर्स्ट तो बाबा भारती अपने घोड़े से अगाध प्रेम करते थे। ठीक है, अगाध होता है बेटा गहरा, और वो दयालु प्रवृत्ति के थे। ठीक है, क्योंकि जब उन्होंने डाकू खड़क सिंह को अपाहिज के रूप में देखा था तो वो उनकी सहायता करने के लिए ही वहाँ पर उनके पास उन्होंने घोड़ा रोका था, उतरकर उन्होंने अपने घोड़े पर उसको बैठाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट डाकू खड़क सिंह का चरित्र बदलने में वो सहायक होते हैं, मदद करते हैं उनकी। फिर कहता है बेटा नेक्स्ट कि भी जो कहानी है वो क्या है, मानवीय मूल्यों को उजागर करती है। ठीक है, उसके बाद एक नैतिक जीत का वर्णन इसके अंदर किया गया है। तो ये मेन पॉइंट आपने इसके अंदर से लिखने हैं। नेक्स्ट कहता है कोई भी कहानी पाठक को तभी पसंद आती है जब उसे अच्छी तरह लिखा गया हो। लेखक कहानी को अच्छी तरह लिखने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखता है।
कहानी लिखने के लिए एक तो बेटा हमारी भाषा शुद्ध होनी चाहिए, शब्दावली वाक्य अच्छे बनने चाहिए, संवाद उसके अंदर अच्छा होना चाहिए। संवाद होता है बातचीत कि अभी आपस में जितने हम पात्र ले रहे हैं उनका जो वार्तालाप होता है, ठीक है। तो ये कहता है संवाद सरल, स्वाभाविक और पात्रों के अनुरूप होनी चाहिए। कहानी को आगे बढ़ाने में वो मदद करते हों और पात्रों के चरित्र को उजागर करते हों। जैसे खड़क सिंह है और बाबा भारती का इसके अंदर संवाद होता है, तो दोनों के चरित्र के बारे में हमें पता चलता है कि भाई जो बाबा भारती का चरित्र था वो दूसरों की सहायता करने का था, और डाकू खड़क सिंह का जो चरित्र था वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अच्छे और बुरे कार्य, दोनों प्रकार के कार्य कर सकते थे। तो ये दोनों के चरित्र हमारे सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। नेक्स्ट कहता है मुहावरे कहानी से। अब कहानी में से इन्होंने कुछ मुहावरे निकाले हुए हैं, उनका अर्थ आपने लिखना है। लट्टू होना मतलब मीन्स होता है बेटा मोहित होना, किसी चीज़ पर आकर्षित होना। हृदय पर सांप लौटना तो बेटा ईर्ष्या या जलन होना। फूले न समाना अत्यधिक खुश होना। मुंह है मोड़ लेना, मुंह है मोड़ लेना का होता है बेटा अनदेखा करना किसी को। मुख खिल जाना ज़्यादा खुशी प्रकट करना। नौछावर कर देना यानी कि बेटा अपना सब कुछ उसके ऊपर लुटा देना। अब इनसे हमें क्या करना है, नए वाक्य बनाने हैं। लट्टू होना जैसे अब लट्टू होने का अर्थ मैंने बताया था मोहित होना। तो बेटा कोई भी नई चीज़ होती है तो बच्चा उसकी ओर आकर्षित होता है, उसके अंदर चाहे आपकी पेन है, कॉपी है, पेंसिल है, कुछ भी है। हृदय सांप पर लौटना मैंने बताया था ईर्ष्या होना। तो ईर्ष्या हमें कब होती है, जब मेरे मित्र के पास वो चीज़ आ जाती है और मुझे नहीं मिलती, तो उसको देखकर हमें फिर मन ही मन जलन होती है, ठीक है। चाहे उसके पास कोई वस्तु आई है, चाहे उन्होंने कोई परीक्षा पास की है, कुछ भी है। फूले न समाना बहुत खुश होना। बहुत खुश कब होते हैं हम, जब कोई अच्छा कार्य हम करते हैं। जैसे हमने क्लास में कोई पोजीशन प्राप्त की है तो उसको सुनकर हमें अंदर ही अंदर खुशी होती है, ठीक है। जैसे अब मैंने आपको हिंदी की परीक्षा के बारे में बताया कि अभी एक हिंदी की परीक्षा, उसमें आप सभी ने पार्टिसिपेट करना है। तो जैसे ही हमारा वो टेस्ट पास हो जाएगा तो हमें खुशी होगी अंदर ही अंदर। मुँह मोड़ लेना होता है बेटा किसी को अनदेखा करना या संबंध तोड़ लेना। तो जैसे मित्र होते हैं, एक दूसरे की जब हम बुराई करते हैं तो क्या होता है, बुराई में आपसी मनमुटाव हो जाता है हमारे अंदर, तो हम उसको देखना भी पसंद नहीं करते, फिर अनदेखा करना शुरू कर देते हैं। मुख खिल जाना बहुत खुश होना। जब हम कोई पारिवारिक सदस्य देखते हैं, मान लो आपके पेरेंट्स ही आपको स्कूल से लेने के लिए आते हैं, तो आप उनको देखकर खुश हो जाते हैं। नौछावर करना होता है बेटा त्याग करना। त्याग कौन करता है, आपकी मम्मा आपके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होती है, ठीक है, तो वो नौछावर होता है त्याग करना। नेक्स्ट, कैसे कैसे पात्र हैं कहानी के अंदर। आपके पास 3 पिक दिखाई दे रखी हैं। अब ये कहता है इस कहानी में 3 मुख्य पात्र हैं, बाबा भारती, डाकू खड़क सिंह और सुल्तान घोड़ा। इनके गुणों को बताने वाले शब्द दिए गए हैं नीचे। तो आपने भरना है। दयालु कौन था, बाबा भारती था। बाहुबली यहाँ पर खड़क सिंह को बोला गया है, और जो सुल्तान घोड़ा था वो सुंदर था। अब इसी तरह से जो ये बॉक्स जितने खाली बचे हुए हैं ये आपने फील करने हैं उनके गुणों से। तो देखिए कि भी गुण हमारे क्या होते हैं, जो किसी की विशेषता बताते हैं, उसी को यानी कि विशेषण शब्द। अब बाबा भारती के लिए हमने प्रयोग कर दिया समझदार, उदार, प्रेमी, त्यागी, भक्त। यही गुण थे उनके चरित्र के। समझदार थे, वो समझदारी से काम लेते हैं तभी उनको घोड़ा वापस मिलता है। उदार प्रवृत्ति के थे वो, तभी वो खड़क सिंह की दया करने के लिए वहाँ पर उतरते हैं। घोड़े से वो प्रेम करते थे। फिर उन्होंने घोड़े को क्या किया था, जब डाकू खड़क सिंह ने छोड़ दिया था तो उन्होंने और अपनी धन संपदा छोड़कर वो मंदिर में आ गए थे। भगत थे वो, भगवान की पूजा पाठ करते थे। डाकू खड़क सिंह के लिखने हैं पश्चातापी है बेटा वो, कि अभी घोड़ा अस्तबल में बांधकर वो पश्चाताप करता है। बाहुबली यानी कि भुजाओं से बलशाली थे, तभी वो दूसरे की वस्तुओं को छीन लेते थे। साहस के कारण ही वो बाहुबली बने थे। चतुर थे, यानी कि उन्होंने चतुराई से काम लिया था कि अब ये कपाइज का रूप धारण करके वो उसी मार्ग पर बैठ गए थे जहाँ से बाबा भारती को गुजरना था। परिवर्तनशील थे, यानी कि वो बदलने की क्षमता रखते थे, वो खुद बदल गए थे। संवेदनशील होता है बेटा भावनाएं जिसके अंदर होती हैं, तो उनका हृदय परिवर्तन जो हुआ वे उनकी भावनाएं थी।
सुल्तान के बारे में हम क्या लिखेंगे? जैसे उनका घोड़ा था, सुंदर भी था, बलवान भी था, वो वफादार भी था अपने मालिक के प्रति, चपल होता है बेटा, चतुर भी था वो, उसके बाद आकर्षक भी था वो, ठीक है, प्रतिभाशाली भी था। तो ये उसके घोड़े की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट कहता है अब विशेषण और विशेष्य वे शब्द हैं जो संज्ञेय सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता बताने वाले तो विशेषण, और जिनकी विशेषता बताई जाएगी वो विशेष्य होते हैं। विशेष्य यानी कि संज्ञेय सर्वनाम। अब जैसे इसने दे रखा है, सुंदर कौन था? घोड़ा। बलवान भी घोड़ा था। प्रसिद्ध कौन था? डाकू था। छोटा सा मंदिर था, वो मंदिर में रहते थे छोटे से में। बूढ़ी धरती, ठीक है। अब कहता है पाठ से आगे सुल्तान की कहानी। मान लीजिए यह कहानी सुल्तान सुना रहा है, तब कहानी आगे कैसे बढ़ती? स्वयं सुल्तान के स्थान पर रखकर कहानी बनाइए आप। तो उसने क्या लिखा? संकेत आपको दे दिया कि भैया आप कहानी को इस प्रकार बढ़ा सकते हैं, मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ। तो आगे हम इसको कैसे लिखेंगे? मेरा नाम सुल्तान है, मैं एक घोड़ा हूँ, मामूली घोड़ा नहीं। मेरे मालिक बाबा भारती मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। वे कहते हैं मेरे जैसा सुंदर और ताकतवर घोड़ा इस क्षेत्र में नहीं है, इलाके में नहीं है। तो एक दिन एक अजनबी आता है, वो मुझे देखता है और मुझे पाने की लालसा जताता है। तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तो अगले दिन वह फिर आया, इस बार एक अपाहिज के रूप में। बाबा ने उसे मेरी पीठ पर बिठाया और तभी वह मुझे लेकर भाग गया। तो मैं डर गया, मुझे लगा कि अब मैं कभी बाबा से नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद रात के अंधेरे में वह अजनबी मुझे वापस ले आया। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा उसने क्यों किया, पर मैं बहुत खुश था कि मैं फिर से अपने बाबा के पास आ गया था। तो इस घटना से क्या सीखा कि अभी दुनिया में अच्छाई अभी भी मौजूद है, लोग बदल सकते हैं, प्यार की ताकत बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब ये जो हमारी कहानी थी वो बिल्कुल अलग मोड़ पर आपके समक्ष प्रस्तुत हो गई। नेक्स्ट है बेटा मन के भाव। कहानी में से चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं, बताइए कहानी में कौन कब ऐसा अनुभव कर रहा है। चकित कौन था? खड़क सिंह था, जब वो बाबा भारती के पास ऐसा सुंदर घोड़ा देखता है। अधीर होता है बेटा बेचैन। बेचैनी कौन था? कि भी बाबा भारती और खड़क सिंह के बीच जो संवाद होता है, बातचीत जो होती है, उस समय जो बाबा भारती को महसूस हुआ तो वो उसको बड़े आश्चर्यचकित कर रहा था, बेचैन कर रहा था कि भाई जब वो ये कहता है कि भाई ये घोड़ा तो मैं छीन कर रहूँगा। नेक्स्ट डर। डर क्या था? भय। कि भाई जब खड़क सिंह बाबा भारती को घोड़े को लेकर भाग रहा था तो वो कह रहा था कि भाई रुक जा, तो उसको डर हो गया था कि भाई क्या बात है। उसके बाद प्रसन्नता। प्रसन्नता कब होती है? जब बाबा भारती को वापस अपना घोड़ा मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट निराशा। निराशा कब होती है? जब बाबा भारती उस दिन घोड़ा जाने के बाद सुबह उठते हैं और वो उस घोड़े के अस्तबल की ओर जाते हैं तो वो निराश हो जाते हैं कि अभी घोड़ा तो मिलना ही नहीं है वहाँ पे। अब ये कहता है आप उपर्युक्त भाव को कब कब अनुभव करते हैं, लिखिए। जैसे गली में किसी कुत्ते को देखकर डर या प्रसन्नता या करुणा आदि के भाव जागते हैं। तो आश्चर्यचकित हम कब होते हैं? मान लो हमारे परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ जाते तो मैं आश्चर्य होता भी कैसे आ गए। अधीर होता है बेटा बेचैन। बेचैनी कब होती है? जैसे अब हमने कहानी पढ़ी तो कहानी आगे जानने के लिए आप बेचैन हो रहे थे कि भी इस कहानी में आगे और क्या होगा। तो आगे से आगे जब घटनाक्रम जानने की लालसा हमारे अंदर होती है। डर। अब मान लो हमारी कक्षा के समक्ष मंकी बैठ जाएं तो हमें डर रहता है कि भैया कहीं कुछ घटित ना कर दें। प्रसन्नता क्या होती है? प्रसन्नता मैंने आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया कि भाई मान लो आपके पेरेंट्स स्कूल में आपको लेने के लिए आते हैं, या स्कूल में आने के बाद आपको ये पता चलता है कि भाई फ़लाँ सब्जेक्ट का टीचर नहीं आया, तो आपको फिर भी खुशी होती है। करुणा। किसी यानी कि बेटा ऐसे कमज़ोर व्यक्ति को हम देखते हैं जिस पर हमें दया आती है, ठीक है। उसके बाद निराशा। निराशा कब आती है? अब मान लो आप होमवर्क करके लेके आते हैं और टीचर्स आने के बाद होमवर्क चेक करने से क्या करता है? मना करके वो आगे काम करवाने के लिए बोलता है उस दिन। तो आपके चेहरे पर उस टाइम मायूसी छा जाती है कि भाई आज तो मैंने काम किया था, आज सर ने चेक नहीं किया या मैम ने चेक नहीं किया, तो आप निराश हो जाते हैं। नेक्स्ट झरोखे से।
आप जानते ही हैं कि लेखक सुदर्शन ने अनेक कविताएं भी लिखी। आइए उनकी एक कविता पढ़ते हैं। ये पिक आपको दिख रही है, तो इस पिक के ऊपर ही एक कविता लिखी हुई है। देखो, वह चली हवा, वह चली हवा, वह चली हवा, ना तू देखे ना मैं देखूं, पर पत्तों ने तो देख लिया, वरना वे खुशी मनाते क्यों। वह चली हवा, वह चली हवा, ये सुदर्शन ने ही लिखी हुई है। नेक्स्ट कहता है आपको इस कविता में क्या अच्छा लगा, तो बेटा ये आपने खुद बताना क्या अच्छा लगा। इसमें प्रकृति का वर्णन कर रखा है, ओके, तो ये आपने खुद बताना है आपको क्यों अच्छी लगी है। खोजबीन के लिए क्या दे रखा है, सुदर्शन की कुछ अन्य रचनाएं पुस्तक में दिए गए QR कोड या इंटरनेट या पुस्तकालय की सहायता से आपने पढ़नी है, समझनी है, और आपने उनमें से क्या नया मिला उसकी आपने डिटेल बनानी है और मुझे बतानी है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर हार की जीत। तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो बेटा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि नेक्स्ट चैप्टर को हम और अच्छे से आपके समक्ष रख सकें। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।